नमस्ते दोस्तों, मैं सिद्ध और आप देख रहे हैं सिद्ध डार्क। स्वागत है आपका कश्मीर हॉरर स्टोरी पार्ट 3 में। आज सुनेंगे कश्मीर की उन कहानियों को जहां खामोशी में छुपा डर दिल थाम के रख देता है। हम यह सीरीज आपके लिए पूरे दिल से बनाते हैं। हर किस्सा, हर आवाज और हर स्टोरी में हमारा जोश यही होता है कि आपको डर का असली एहसास मिले, लेकिन अच्छे माइक्रोफोन, क्लियर एडिटिंग और गहराई से रिसर्च किए बिना ये एहसास आप तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाता। इसलिए अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई यूपीआई आईडी से हमें सपोर्ट करें। आपका छोटा सा योगदान हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने की ताकत देगा। और इस वीडियो के बाद हमारे बाकी पार्ट्स भी देखना मत भूलना। हर कहानी एक अलग डर है। तो चलिए शुरू करते हैं कश्मीर हॉरर स्टोरी पार्ट 3। इस वीडियो में दिखाई गई सभी कहानियां पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। यदि किसी पात्र, स्थान या स्थिति की समानता किसी वास्तविकता से मिलती है तो वह केवल एक संयोग है। हमारा उद्देश्य केवल मनोरंजन प्रदान करना है, न कि किसी समुदाय, संस्कृति, परंपरा या क्षेत्र की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। कश्मीर हॉरर स्टोरीज एक रचनात्मक श्रृंखला है जिसमें रहस्य और कल्पना के माध्यम से आपको डर और रोमांच का अनुभव कराने की कोशिश की गई है। कृपया इन कहानियों को सत्य न मानें, बल्कि इन्हें एक मनोरंजक अनुभव के रूप में ही देखें। अगर आपको डर लगता है या आप संवेदनशील हैं तो कृपया रात्रि में अकेले न देखें। मेरी दादी जयबा बाई ने यह कहानी सुनाई थी जब मैं 10 साल का था। आज मैं 70 पार का बूढ़ा इंसान हूं, पर घाटी की बर्फ मेरी रूह में उतरी हुई है। दादी कहती थीं, उस रात हिमस्खलन की आवाज इतनी तेज थी कि लोग पत्थर की तरह जम गए। जब सुबह हुई, बर्फ इतनी जमा थी कि 2 मंजिला घरों की छत भी गायब हो गई थी। पर सबसे अजीब बात थी, बर्फ के बीच कुछ लकड़ी की सवारी के पैरों के निशान दिखे। स्ट्रॉ, खरबताशा, पर बिल्कुल नया नया, जैसे कोई अभी अभी गुजरा हो। बाद में पता चला कि वही निशान उस डार्क काफिला के हैं जिसे अब तक किसी ने देखा नहीं। पर हर साल उस तारीख को घाटी में चले जाना माना हो गया। नूरगाम गांव ढलान पर बसा था। चारों ओर देवदार, चिनार की ऊंची कतारें, नीचे तेज तेज बहती नदियां और बर्फ की मोटी चादर। यहाँ के लोग पीढ़ियों से कश्मीरी खेती बाड़ी करते रहे। आलू की खेती, सेब के बाग और जुगाड़ से बनी लकड़ी की झोपड़ियां। लेकिन दिसंबर आते ही चारों ओर बस एक ही चीज होती, बर्फ। फिर वहां की सड़कें रफ्तार की ललक भूल जाती। लेकिन एक एक साल, एक एक दिन नूरगाम के गांव वाले एक अजीब सी तैयारी में लग जाते थे। वो दिन था 15 जनवरी, जब डार्क काफिला आने वाला था। गांव के बुजुर्गों की मान्यता थी, डार्क काफिला वह भूतिया बारात है जो 1947 में हिमस्खलन में दब गई थी। उस दिन 15 जनवरी को एक अमीर जमींदार की बेटी रूमी की शादी होनी थी। बारात शहर से निकली, लेकिन भयंकर हिमस्खलन ने पूरा दलन तहस नहस कर दिया। जो भी उस दिन जो घटा, रूमी शामिल सब कुछ बर्फ में दबा गया। और फिर हर साल उसी दिन बारात की परछाइयां लौट आती हैं, नए चेहरे में, पुराने जख्मों के साथ। रख रखाव के नाम पर घर के अंदर एक छोटा सा शगल रखा जाता था। बर्फ के संतरीन प्रेयर फ्लैग्स में जड़ी एक हरी कढ़ाई और एक दुपट्टा रूमी के हाथों से बर्फ में बहा हुआ मिला था। वो दुपट्टा गांव में हर दुआ के अंदर जलाया जाता ताकि काफिले की आत्मा शांति पाए। पर फिर भी बाराती लौट आते। दादाजी ने बताया कि 1950 में वो एक मलिक भाई नाम के व्यापारी से मिले। मलिक भाई बताते, मैं तिखिर छोड़ घर से वापस लौटा था। रास्ते में बर्फ 6 फुट तक थी। देखो, एक बारी टिमटिमाती रोशनी देखी। बर्फीली नाव। उस नाव पर जगमगाती तालियां थी। आज भी याद है, झूले जैसा झूम रहा था कुछ, और म्यूजिक था, कोई शहनाई। मलिक भाई ने ठहर के देखा। एक रूमी जैसा चेहरा झांक रहा था। उसकी आंखों में शांति न थी, बस निर्दयता थी, और पूरी नाव में अभिशाप की धुन बज रही थी। मलिक भाई भागे। वो नाव जैसे रद्दी हुई धुंध में विलीन हो गई। शाम को पता चला कि अगले दिन नदी में उनका नौका विटट गई। वो डर से पगली हो गया। जो मरे उसे बर्फ में गिरा दिया गया। 1960 के दशक में एक ग्रामीण सचिन नाम का लड़का अपनी मां के लिए दवा लेकर शून्य से निकला था। रास्ते में बर्फ ने रास्ता बंद कर दिया। उसने आगे बढ़ने का साहस कर लिया।
शाम को एक नाव जैसी चीज ने उसे घेर लिया और संतूर की तान बजने लगी। लौट आओ, हम इंतजार करते हैं। सचिन ने आंखें बंद की। और क्या हुआ अगली सुबह किसी को पता नहीं, पर वो गांव वापस नहीं लौटा। कहते हैं रूमी की शादी जम्मू के नवाबी महल में तय थी। बारात रूमी की पसंदीदा संतूर की धुन पर थी। लाल जोड़ा, सोने चांदी की चूड़ियां, मंडप पर सजावट में बर्फीले दिख, वो रूमी की ख्वाबों की शादी होती। पर जैसे ही वो घाटी पार कर रही थी, 15 जनवरी 1947 को त्रिशूल सी तेज हिमस्खलन आया। रूमी, बैंड बाजा, किश्ती नाव एक साथ बर्फ में दबे और बाराती की चीखों ने गुलाब से बर्फ को लाल कर दिया। जब बर्फ महानगर के बाद पिघली तो जमहूर ने पाया रूमी का दीपक सा दुपट्टा और एक संतूर जो अभी भी बज रहा था, पर बजाने वाला कहीं गायब था। उसकी मृत्यु के बाद पूरे काफिले की कब्रें नहीं मिली। वो बर्फीली घाटियां मानो एक कब्रिस्तान बन गई। गांव वाले कहते रूमी की आत्मा अकेली नहीं थी, वह अपने बाराती के साथ चली जाती रही। बर्फ ने उन्हें जिंदा कब्रों में दफन कर दिया, पर आत्माएं कभी मरती नहीं। 2010 में 4 दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी राहुल, निशा, पीयूष और दिव्या ने घाटी में ट्रैकिंग का प्लान बनाया। उन्हें नूरगाम गांव तक जाने का रास्ता पता चला। वे सुनसान रास्तों से गुजरे। रात हो चुकी थी। बर्फ इतनी मोटी थी कि चारों का सामना करना मुश्किल था। राहुल परेशान हो उठा। दोस्तों, चलो कैंप वहीं लगाते हैं। निशा ने जोर से पूछा, क्या तुमने गांव वाले की वो अफवाह सुनी, डार्क काफिला? पीयूष ने उत्तर दिया, मैं विश्वास नहीं करता, ये सब पुरानी बातें हैं। लेकिन जैसे ही वे आगे गए, किसी ने धीरे से बाजुएं झकझोर दी और संतूर की धीमी धीमी तान गूंजी। लौट आओ, हम इंतजार करते हैं। दिव्या ने पीछे देखा। एक अंधेरी सवारी दिखी। बर्फ में झूलती नाव, उस पर रूमी की हल्की सी परछाई और पीछे पीछे बैंड बाजा। वे कॉम्पास की तरह घूमने लगे। रात के उस सन्नाटे में सिर्फ बर्फ, हवाएं और उन विद्यार्थियों की रोती सी चीख। अगली सुबह राहुल अकेले लौटा, पर पीयूष, निशा, दिव्या का कोई अता पता नहीं। पुलिस खोजबीन लौटी, पर सिर्फ चारों के ट्रैकर रीडिंग मिली। वो सारे एक ही बिंदु पर रुके थे और फिर रीडिंग बंद। राहुल ने कैमरा दिखाया। एक वीडियो मिला। अंधेरे में आदमियों की परछाइयां, बर्फ में छपे वो बैंड बाजा और पीछे पीछे उन तीनों के चेहरे पहुंचे बिना चिल्लाते हुए, हम लौटेंगे, तुम यहां आइए। पुलिस ने इसे प्राइवेट किया। बहुत से जमात ने दावा किया कि वो लोक कथा है, पर राहुल ने अब भी वो बर्फ की आवाजें सुन रखी हैं। वक्त बीता। 4 साल बाद 2014 में एक मुस्लिम मौलवी ने बताया कि उसने एक दिव्या की आत्मा देखी। वो घाटी के बीचों बीच संतूर बजा रही थी, अद्भुत कौशल से, और साथ में अपने साथ के तीनों दोस्तों के नाम पुकार रही थी। राहुल, निशा, पीयूष। उसने एक मंत्र पढ़ा जिससे दिव्या की आवाज कुछ क्षणों के लिए रुक गई, लेकिन फिर उसकी चीख ने उस महाराजाओं के राजाओं के पुरातन दरबार को हिला दिया। मैं सलमान शाह, अब 60 पार का रिटायर्ड ट्रक ड्राइवर, फिर से नूरगाम पहुंचा। चाहा अपनी आखिरी मुलाकात करूं ताकि खुद देखा जाए क्या सच है या बस बर्फ की कोई हल्की धुन। रात के 11 बजे मैंने वही मोमबत्ती जलाई, वही पुरानी दुपट्टा, और गांव के पुराने मौलवी साहब को बुलाया। उसने पुरानी आयतें पढ़ी, बर्फ में खड़ी परछाइयां समेटी, और फिर अंधेरी घाटी की ओर देखकर बोला, अब तुम्हें उस काफिले की आखिरी इच्छा समझनी होगी। वह रूमी की आत्मा है जो बर्फ में गिरी और उन तीनों की अपेक्षा में यहां लौटती है। अपेक्षा करती है कि कोई अपना हो जो उन तीनों को यहां से निकाल सके। मुझे लगा डार्क काफिला के जख्मों पर मरहम लगना है, वरना ये आत्माएं चारों ओर बर्फ में छुपकर हर साल लौटेंगी, ताकि किसी अपना को साथ लेकर ले जाए और फिर बर्फ में दबा ले जाए सबका अता पता। 2020 के उस 15 जनवरी की रात मुझे हवाओं ने घेर लिया और घाटी की बर्फीली दीवारें गूंजने लगीं, हम लौटेंगे, तुम भी आओ। मैंने चौकी माल, मौलवी और एक रस्मी धागा लिया और खुद को बर्फ में बंधा डाला। जब उस निशान पर पहुंचा जहां 2 गोश्तू सवारी रुकी थी, तो मैंने संतूर बजाने की हिम्मत की। मौलवी ने आयातें पढ़ी
और मैंने उस दुपट्टे को बर्फ में बहाया जिस पर रूमी का चेहरा था। चुप्पी छा गई, लेकिन तब तक चीख आ चुकी थी। जैसे ही सुबह हुई, वो बर्फीली सांसें थमी और घाटी में केवल बर्फ की बूंदें गिरी। चौथी की चुप्पी लाती थी एक मधुर सन्नाटा जो कहता था, अब तुम सुरक्षित हो। पर मैंने देखा, उस निशान के पास 3 नए पेड़ उग आए थे। एक नूरगाम की, एक राहुल की और एक दिव्या की परछाई पर छोटे छोटे बर्फीले फूल खिले थे, जो बताता है कि डार्क काफिला के निशान अब मिटने से रहे। वो निशान हमारे दिलों में उग आए हैं। आज जब पहाड़ों में तूफान उठता है और बर्फ गिरती है, तो सुनिएगा संतूर की मंद सी धुन और उसकी बीच में बर्फ में दबे हुए एक दर्द भरी चीख, और कोई जो उस चीख को सुनकर गले में सांस थाम ले, वह आगे देखेगा। वहीं रूमी की सवारी और बाराती की परछाइयां जिन्हें बर्फ ने बौना कर डाला, लेकिन वे वापस हर साल लौट आती हैं। डार्क काफिला, फिर चलते हुए बर्फ की बेसब्र आत्माएं और उनके जख्म। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। साल था 2003 और मैं लांस नायक अर्जुन सिंह था। देश की सेवा में 6 साल हो चुके थे। मेरी नई पोस्टिंग कश्मीर के एक ऊंचे देशमुख बंकर में हुई थी, जहां नेटवर्क नहीं पहुंचता और आप महीने भर तक दुनिया से कटे रह सकते थे। उस बंकर के ठीक बाहर 20 फीट नीचे थी एक पुरानी वीरान सड़क, जिसे इलाके के लोग स्नोफॉल पासेज कहते थे। लगातार बर्फ गिरने के कारण वह रास्ता बंद हो गया था और बंकर से बाहर तक जाने की कोई इजाजत नहीं थी। एक दिन जब बर्फ थमी, मैंने ठान लिया कि उस पासेज तक जाऊंगा, क्योंकि रिपोर्ट्स में लिखा था कि वहां कोई सिमट हुआ गड्ढा दिखा। तहां पहुंचकर मैंने दरारों से बहता पानी देखा और उसकी तरफ बटोरते हुए बर्फ में आधा दबा हुआ एक पुराना टेप रिकॉर्डर निकला। टेप रिकॉर्डर पर गहरी जंग थी, बटन टूटे, केबल गायब, लेकिन उस पर लिखा हुआ था SNF लोफोश 5। मैंने उसे बंकर तक लाया और साफ किया। वो प्ले बटन दबाते ही एक अजीब सी कंपन हुई और फुसफुसाकर कोई अनजान भाषा बोला जाने लगा, जैसे मंत्र हो, पर शब्द कभी समझ ना आए। टेप चलते ही मेरे साथी सिपाही विक्रम का व्यवहार बदल गया। नॉर्मली खामोश और प्रभारी, पर रिकॉर्डिंग सुनते ही उसकी आंखें लाल हो आईं और उसने अचानक मेरे आदेश मानने से इनकार कर दिया। मुझसे मत छू, मैं अब वो नहीं रहा, उसने कहा और बंकर की दीवारों को निहारा, जैसे कोई अदृश्य शख्स उसके पीछे हो। दूसरे दिन विक्रम को छुट्टी पर भेज दिया गया, पर 2 दिन बाद वह अकेले बंकर की तरफ लौट आया, बर्फ में जमे पैरों के निशान छोड़ता हुआ। उसका चेहरा सुन्न था, आत्मा गायब। उस रात मैं टेप रिकॉर्डर फिर से चला गया। इस बार सौम्य सी आवाजें थीं, बर्फ की खनखनाहट, कोई मंत्रमुग्ध धुन। लेकिन जब टेप बंद किया, चारों ओर हीरों सी चमक फैल गई और एक धीमी चीख गूंजी। अगले हफ्ते में बंकर के चारों जवान, विक्रम, सीमा, राजेश और नीलम, अचानक पत्थर की तरह चुप हो गए। उनकी नजरें खिड़की के बाहर बर्फ से अटी सड़क पर टिकी रहती और वे किसी से बात करना बंद कर देते। मैंने सोचा, शायद कोई जहरीली गैस या मानसिक फर्क। पर जब मैंने बंकर की दीवारों को देखा, तो वहां पर पुरानी लिपि में लिखे शब्द उभर आए थे, बर्फ में ठंडी धड़कनें, जो इसे दोहराएगा वो इस दुनिया से फिसल जाएगा। मैंने निश्चय किया कि टेप को नष्ट कर दूंगा, पर जब मैं प्लेयर ले जाकर लाइट पर आग लगाना चाहता था, तभी टेप अपने आप घूमने लगा। मखौल, चीखें और फिर एक जम्हाई जैसी आवाज। उसने मुझे बसने की कोशिश की, बंकर के कोने कोने में घुसने की, पर मैंने टेप उछाल दिया। अगली सुबह बंकर से केवल 3 शव बाहर निकले, मेरे साथी सीमा, राजेश और नीलम। उनकी आंखें भी लाल थीं, शरीर पहरेदियों की तरह सख्त, लेकिन विक्रम, वो गायब था। बर्फ पर सिर्फ एकला पैरों का निशान था। बंकर से दूर की ओर जाता हुआ फिर अचानक गायब हो गया। मैंने सबूत के तौर पर टेप रिकॉर्डर लिया और उसमें आग लगा दी, लेकिन टेप पानी में नहीं जला। फिर मैंने उसे बंकर से करीब 1 किलोमीटर दूर बर्फ में दफन कर दिया। आखिरी बार मैं दरवाजा बंद कर लौट आया, तब पता चला म्यूजिक रिकॉर्डिंग में आखिरी पंक्ति यही थी, अब ये बर्फ ही तुम्हारा
मकान होगा, जिंदा रहने की गूंज में तुम खो जाओगे। अब उस बंकर में जाना मना है। कहा जाता है अगर किसी जवान को गुजर रास्ते पर अकेले जाना पड़े तो वो हर गुरुवार जब बर्फ सबसे शांत होती है, हवा में बर्फ के टुकड़े गिरते सुनता है और तिनके में चिपकी वो बर्फीली धुन जो किसी के कान से होकर निकल जाती है मगर दिल में दफन हो जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। साल 2005 की सर्दियां थी। जनवरी का महीना। श्रीनगर के दक्षिण पश्चिम में चिनार और देवदार की ऊंची कतारों से घिरी एक पुरानी ब्रिटिश कालीन हवेली खड़ी थी। पत्थरों की मोटी दीवारों पर समय की दरारें, छत से लटकी आईने की जाली में धूल के कई परतें। कर्नल रोहित मेहरा अपने परिवार, पत्नी नेहा, 10 साल की बेटी आर्या, 8 साल का बेटा आदित्य को लेकर वहां आए। उनका इरादा था कि 4 महीने के लिए वहां रुकें, तब तक जब तक रोहित यहां की निगरानी ड्यूटी पूरी करता। पहली दिन की रोशनी में हवेली मनमोहक लगी। बड़े बड़े कोठे, पुरानी पियानो, भारी पर्दे, एक लंबा सा बरामदा जहां से झील का नजारा था। पर जैसे ही शाम हुई, हवेली के कोनों से अजीब सी खामोशी फूट कर आई, मानो कोई इंतजार कर रहा हो। परिवार ने सामान रखा, चूल्हा जला, नेहा ने खाने में गर्मा गर्म कश्मीरी सूप बनाया। दोपहर में उन्होंने सोचा ठीक है, चंद दिनों में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन शाम होते ही झरोखों पर बर्फ गिरी, हवा तेज हुई और हवेली की बड़ी खिड़कियां कांपने लगीं। आर्या ने पूछा, मम्मी क्या सुनाई दे रहा है? नेहा ने मुस्कुराकर कहा, बस हवाओं का संगीत बिटिया। लेकिन रोहित ने महसूस किया कि हवेली में कदमों की हल्की सी आवाज गूंज रही थी, उस भूले बिसरे बरामदे में। पहली रात जब परिवार सो रहा था, एक ठंडी हवा के झोंके ने दरवाजा खोला। आदित्य जाग उठा और देखा बरामदे में कोई सफेद मोटा कोट पहने हुए खड़ा था। चेहरे पर कोई नकाब नहीं था, बाल गीले, आंखें खाली सी लग रही थीं। आदित्य ने चिल्लाया, लेकिन वह आकृति बिना शब्दों या इशारे के धीरे धीरे बर्फ के गलियारे में गायब हो गई। रहित दौड़े, पर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ ताजी बर्फ में पैरों के छोटे छोटे निशान जो हवेली की ओर ही बढ़ रहे थे। कोई बाहर नहीं जा रहा था। दूसरे दिन रोहित ने हवेली का पुराना रजिस्टर खोजा। मेज के दराज में रखे दस्तावेज में लिखा था 1998 में इस हवेली में 3 नौकर थे, अशफाक, फरीद और करमानी। हिमस्खलन में बर्फ के बीच तक दब गए, लाश कभी नहीं मिली। हवेली के मालिक ने इन्हें वापस आने की मान्यता दी। रोहित ने ख्याल किया, बर्फ के नीचे दबे वही नौकर अब फिर से लौट आए हैं। तीसरी रात जब परिवार सो रहा था, आदित्य फिर चिल्लाया। इस बार बरामदे में 3 परछाइयां थीं, सफेद कोट और गीले बाल। नेहा ने देखा, लेकर वापस बेडरूम आई। चेहरे पर नींद की झलक भी नहीं थी। चौथी रात 12 बजे के बाद पियानो कमरे से धीमी आवाज में कोई पुराने गीत बजता सुनाई दिया। कोई तोबन वादन कर रहा था, पर वहां पियानो के साज तक नहीं थे। 5वां दिन जब रोहित अकेले बरामदे में खड़ा था, 3 नौकर अशफाका, फरीद, करमानी उसके सामने आ खड़े हुए। उनकी आवाज नहीं थी, पर एक पुरानी कश्मीरी बोली में संदेश आया, तुमने हमारी कहानी जानी, अब तुम्हें भी हमारे साथ सदा सर्द रहना होगा। रोहित ने भागने की कोशिश की, पर हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंततः नेहा ने साहस जुटाया। उसने पंडित भट्ट की विधि अपनाई, जो स्थानीय मुस्लिम और पंडित रिवाजों का मिश्रण था। हवेली के हर कोने में चावल, हल्दी और कुरानी आयत बिखेर दी और 3 नौकर की आत्मा के लिए शांति पाठ कराया। रात के 2:17 बर्फ सबसे गहरी, हवा सबसे ठंडी थी। परिवार ने मिलकर जाप किया। अचानक बेडरूम की छत पर बर्फ की टपकन रुक गई, पियानो की धुन चुप हुई और परछाइयों की परतें गायब हो गईं। सुबह हुई तो हवेली फिर से वीरान दिखी। न कोई निशान, न कोई परछाई। 3 सेवक कभी वापस नहीं लौटे, पर हवेली की खामोशी अब सुकून सी थी। पर कहते हैं, अगर कोई फिर कभी बरामदे में अंधेरी रात में बर्फ की सिहरन महसूस करे तो वहां जरूर मुस्कुराती कोई परछाई मिल जाएगी। वही 3 नौकर जो अब भी बर्फीली कोठी के पास सर्द हवाओं में इंतजार करते हैं।
चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें जितना सुनो डर और ज्यादा बढ़ जाता है। मैं आज आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं, सफेद साड़ी वाली औरत की। इस कहानी को सुनना एक चुनौती हो सकता है, क्योंकि जो भी इस औरत को देखेगा उसे अपनी आंखों से एक मौत देखने का वादा होता है। मेरा नाम आदित्य मेहरा है। मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूं जो लोक कथाएं, जंगलों की कहानियां और उस तरह की घटनाएं लिखता हूं जिन्हें आमतौर पर लोग असंभव या अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं। पर मैंने अब तक याद किया है कि दिल्ली के एक बुजुर्ग प्रोफेसर ने एक मजबूत वादा किया था, अगर तुम नूरगाम घाटी की खामोशी और बर्फीले तूफानों के बीच गायब होती आत्माओं की कहानियां ढूंढना चाहते हो तो उस सफेद साड़ी वाली औरत के बारे में मत भूलना। यह कहानी हुई इस नूरगाम गांव में, जहां बर्फ गिरने के मौसम में सन्नाटा ऐसा हो जाता है कि हवा की एक सिसकी सुनाई दे, और नूरगाम के लोग तब तक घरों में दुबके रहते हैं जब तक सूरज फिर से न निकल आए। मैं 2021 की जनवरी में उस गांव पहुंचा, सुनी सुनाई अफवाहें इकट्ठा की और वास्तविक घटनाएं खोजने का प्रण लिया। नूरगाम गांव श्रीनगर से लगभग 70 किलोमीटर दूर हिमालय की एक तलहटी में बसा था। चारों ओर देवदार और चीड़ के जंगल, ऊंची ऊंची चोटियां और बर्फ की मोटी चादर। बस एक सड़क थी जो आने जाने वालों के समक्ष चुनौती बन जाती थी। यहाँ का मौसम जनवरी से मार्च तक बर्फीला और चारों ओर ऐसा खामोश कि अगर रात में किसी ने भी आवाज की हिम्मत की तो सुबह लोग उस आवाज को सुनकर बेचैन हो जाया करते। वर्षों से गांव वाले कहते हैं, जब बर्फ दिन भर गिरती है तब किसी संगिनी की आंखों से आंसू गिरते हैं। एक सफेद साड़ी वाली औरत की कहानी। वे कहते हैं, वो औरत सफेद साड़ी पहनती है, माथे पे कुर्सी की दिख, चेहरे पे मरहम सी झुर्रियां और आंखें ऐसी चमचमाकर जम रही जैसे आंखों में बर्फ के टुकड़े हैं। जो उसे देख लेता है उसे 3 दिनों में मौत का खत सुना दिया जाता है। मुझे पहले तो ये सब अफवाहें लगी, लेकिन पूछते पूछते मैंने जाना कि उस गांव में 3 दर्जन लोग 3 दशक में गायब हुए। एयरफोर्स, पुलिस, मीडिया, किसी ने भी उनका सच नहीं बताया। मैं गांव पहुंचा तो सबसे पहले मिला आखिर जिया बेगम से, जो गांव की सबसे बूढ़ी औरत मानी जाती थी। जिया बेगम ने मुझे घर में बुलाया, अंदर मोमबत्ती जलाई और कहने लगी, जब मैं तेरे माँ बाप की उम्र की थी, गांव में कोई शादी हो जाती तो रात में ढोल बजता, पर एक रात मेरी छोटी बहन जदा बाहर से झाड़ू देती ही लौटी तो बोली, दीदी मैंने एक सफेद साड़ी वाली औरत को देखा, वो आंसू बहाती आई। मैंने कहा, बेटा बर्फ में कुछ दिखा होगा, पर ज्यादा रो पड़ी। वो अपनी आंखों में बर्फ रखती थी, दीदी मुझे बर्फ में डुबो देना चाहती थी। मैंने रात में देखा, सचमुच गांव की उस तंग गली में एक सफेद साड़ी वाली छाया खड़ी थी। उसकी गर्दन सीधी नहीं, मरहम सी झुर्रियां और आंगन में बर्फ गिर रही थी जैसे उसके आंसू गिर रहे हों। 3 दिन पहले चेतावनी, उस रात जैदा की मौत हुई। 3 दिन बाद बस अचानक बुखार, सर्दियां और लूंगू में मौत की चीखें। तब से जिया बेगम ने कसम खाई थी, जो भी उस औरत को देखेगा वह 3 दिन बाद ही घर वालों से अलविदा कहेगा। तभी जिया बेगम ने मेरे कान में फुसफुसाया, आजकल फिर दिखने लगी है, जब भी बर्फ अचानक तेजी से गिरती है और हवा में ठंडी चीख खुलती है। नूरगाम गांव में एक मंजिला घर नहीं था। सबके घर 2 मंजिला या 3 मंजिला थे। पुरानी कश्मीरी फर्श वाले लकड़ी की सीढ़ियों पर बर्फ जमती थी। गांव के सरायदार यूसुफ पटेल कहता था, लगभग हर रात बर्फ गिरने के बाद 30-40 मिनट गुजरता है, फिर उस सफेद साड़ी वाली औरत की परछाई चारों मंजिलों में से किसी एक पर टिका दिखाई देती है। यानी कि कभी प्रथम मंजिल की खिड़की पर, कभी द्वितीय मंजिल की बालकनी पर और कभी शीर्ष मंजिल के छज्जे पर। एक बार किसी बीबी ने उसे तीसरी मंजिल पर देखा था, जिसने रात भर नहीं सोया और सुबह खेत में मृत मिली। 2021 की फरवरी में जब मैंने गांव में कदम रखा
बर्फ काफी गिर चुकी थी। सड़कें टुकड़ों में जमी हुई, बिजली गुल और मोबाइल का नेटवर्क टेढ़ा मेढ़ा। मैंने तय किया, पहली रात घाटी की हवाओं में खड़ा रहूंगा, उसकी परछाई की खोज में। रात करीब 9 बजे बर्फबारी थमी। मैं उस पुराने सोने चांदी की कढ़ाई वाले मकान के सामने खड़ा था, जिसे लोग कहते थे कि सफेद साड़ी वाली औरत ने दुश्मनी निभाई होगी। थोड़ी देर बाद हिक 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 बर्फ के बीच से सुनाई दी किसी बच्चे की रुदन जैसी आवाज, और फिर अल्लाह अल्लाह का लहजा जो हिजाजी तस्बीह की तरह गूंजा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी बचपन की मासूम आवाज ने फूलों सी खामोशियां फाड़ दी हों। मैंने मोबाइल में रखे कैमरा को निकाला, फ्लैश किया, और चारों ओर बर्फ में एक धुंधली सी परछाई दौड़ी। सफेद साड़ी, माथे पर सिंदूर, आंखों में गहरा दर्द। रात के 11 बजे बर्फ अचानक ठहर गई और फिर धीरे धीरे हिक हिक की आवाज सुनाई दी। मैंने आखिरी बार बाहर देखा, वो ठंडी हवा में अपनी सफेद साड़ी लहराती आई। उसकी गर्दन पूरी तरह उल्टी थी, चेहरे पर झुर्रियां, आंखें बर्फ की तरह जम चुकी थीं। मैंने जाप तेज कर दिया, पर उसके हर कदम पर चारों ओर बर्फ की परतें कंपन करने लगी। वो मेरे पास पहुंची और मैंने आंखें मूंद ली। जब खोली तो वो गायब थी। सुबह होते होते जब बर्फ पिघली, मैंने देखा मेरी खिड़की के शीशे पर 3 छोटे छोटे ठंडी बर्फीली चेहरे उभर आए। पहला सैदा का मासूम चेहरा, दूसरा रूमी की पीली मुस्कान, और तीसरा न जाने किसका अनदेखा गम। उस दिन मैंने सब कुछ गांव वालों को दिखाया। वे कांप गए। कहा, तुमने उन्हें फोटो कैप्चर कर लिया, अब तुम भी खो जाओगे। लेकिन जब मैंने 3 दिन पूरे किए, मुझ में फिर भी जान बाकी थी। तभी गांव के मौलवी ने बताया, तुमने 3 रातें साहस के साथ निकाली हैं, पर अब तुम्हारी परछाई भी बर्फ के अंदर जमी हुई है। और उसी शाम जब मैं बर्फीली हवाओं में होटल लौट रहा था, मुझे फिर से सुनाई दिया हिक 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 हिक, और उस आवाज में मेरे अपने आंसू मिल रहे थे। आज मैं दिल्ली में सुरक्षित बैठा हूं, पर अपने मन में बर्फ की वो चीखें थम नहीं पाती। हर जनवरी की 15 तारीख को मैं बर्फीली घाटी की याद करता हूं, जहां सफेद साड़ी वाली औरत लौट आती है, जो हमें याद दिलाती है बर्फ के नीचे दफन मासूमियत फिर एक दिन चेहरे बनकर उभर जाती है। अगर कभी तुम उस ठंडी सन्नाटे में बर्फ की परतों के बीच एक हल्की चीख सुनो, तो याद रखना, हालांकि हम उसे देख नहीं सकते, पर वो हमें देख रही होती है। और जो भी उस चीख को सुनकर बर्फ में झांकेगा, वो भी वहीं खो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। चलिए आज आपको एक कश्मीर का अजीब सा किस्सा सुनाते हैं। ये कहानी है एक निडर और या कहेसन की, फोटोग्राफर की। कोई नहीं जानता ये कहानी कितनी सच्ची है या नहीं, तो आइए सुनते हैं उसी की जुबानी में। कश्मीर के कर्फ्यू में 3 चीजें जिंदा रह जाती हैं, बर्फ, बंदिशें और खामोशियां। मैं अरुण वैद्य हूं, पेशे से फोटोग्राफर। 2010 की एक सर्द रात मुझे अचानक कश्मीर आने का निमंत्रण मिला। वहां जारी कर्फ्यू के बीच मुझे श्रीनगर की सुनसान सड़कों की तस्वीरें खींचने का मौका मिला। सबसे खतरनाक, सबसे चुप सी जगह। पहली शाम जब कर्फ्यू की घंटी बंद हुई, मैं लाल चौक से निकलकर राजा बाजार तक गया। सड़कों पर एक भी इंसान नहीं, सिवाय एक बटन गार्ड के, जो बर्फ और काले वर्दी में घुला सा खड़ा था। मेरी लाइका कैमरा की फ्लैश जब भी चमकी तो अजीब सी परछाइयां कैद हुई, जिन्हें मैंने घूरते हुए महसूस किया। पर रास्ते पर कोई नहीं था। रात को होटल लौटकर मैंने तस्वीरें देखी। 4 तस्वीरों में अजीब चेहरे उभर आए थे। शाहिद, एक युवा लड़का, बर्फ में लाल टॉप पहने, चेहरे पर मुस्कान जैसे खुशी से मर चुका हो। फौजी, एक जवान, पुरानी आर्मी जैकेट में, आंखों में थकावट, हाथ में बंदूक का आकस्मिक प्रतिबिंब। नूरा, एक बूढ़ी औरत, सिंदूर लिपटी, हाथ में धोती का टुकड़ा, जैसे इंतजार कर रही हो। एक फीका बच्चा प्लेग्राउंड के पास,
झूले के पीछे छुपा हुआ, पर कैमरा में साफ दिख रहा था। धड़कनें तेज हो आईं, क्योंकि मैं जानता था ये सब मर चुके लोग थे जिनकी मैंने पहले कभी तस्वीर नहीं देखी थी। अगली रात जब मैं फिर से कैद खामोशी में निकल गया तो शाहिद वहीं सड़क के मोड़ पर खड़ा दिखा। बिना पलकें झपकाए मैंने फ्लैश मारा, पर जैसे ही फ्लैश गया वो गायब। ठंड ने मेरे ठोस होंठों को चटकाया, पर दिल भीतर से और भी जम गया। मैंने मजूर चाय वाले से पूछा, भैया ये शाहिद कौन था? वो कांपा बोला, वो आतंकियों ने मार दिया था, ये वही मोड़ था। मैंने अपने लैपटॉप पर तस्वीरें झूम की। वो जवान फौजी था, 2005 में गश्त पर मारा गया। नूरा थी, 1998 में एक परिवार के साथ पलायन से पहले दूर किसी चाय की दुकान पर मिलती थी। उसकी आखिरी दुपट्टा उस दिन बर्फ में गिरा था। बच्चा था आदित्य, 5 साल का। 2002 में स्कूल बस के पास सड़क हादसे में बसेरा बदल गया। इन आत्माओं ने खुद मुझे बुलाया था मेरी लेंस में जिंदा होने के लिए। तीसरी रात मैं श्रीनगर के पुराने कब्रिस्तान गया, उसी पास जहां नूरा की दुपट्टा मिली थी। तलकिया कब्रें जमी बर्फ के नीचे थीं। एक पुरानी दरगाह की दीवार पर मैंने उर्दू में एक शिद्दत से लिखा वाक्य पढ़ा, जो इस सड़क पर लौट कर देखेगा वो यहाँ का ही हो जाएगा। वहीं मुझे कर्फ्यू के भीतरी शोर से ऊपर अनजान मंत्र सुनाई दिए, धीमी पुकार, जैसे बर्फ के भीतर दबा फुसफुसाना हो। वापसी नहीं, स्थान बदला। देखो मुझको, मैं तुम्हें देखता हूं। आखिरी रात मैं उस मोड़ पर पहुंचा जहां बच्चों का खेल होता था। वहां 6-8 चेहरे थे, शाहिद, फौजी, नूरा, आदित्य और औरतें, बूढ़े सभी। कैमरा मेरा हाथ से फिसला। मैंने विनती की, क्यों तुम सब यहां हो? मूल रूप से एक सामूहिक आवाज गूंजी, तुमने देख लिया, अब तुमसे पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर एक तेज हवा चली, और जब हवा थमती सारे चेहरों के होंठ सूने, आंखें खाली हो चली, फिर बर्फ में वापस सिमट गए। मैंने सुबह सूरज की पहली किरण पर तस्वीरें सबूत के रूप में सहेज ली, पर खबरों में बताया गया कि श्रीनगर की सुनसान सड़क पर एक फोटोग्राफर लापता हुआ। कोई लास्ट सीन तस्वीरें खींचने के बाद। अब वो कर्फ्यू का रूट बंद हो चुका है। अगर तुम कभी उस सड़क से गुजरो तो याद रखना, बर्फीली आंखें तुम्हें देख रही होंगी और तुम्हारी तस्वीरें अपनी कर्फ्यू टेप्स में शामिल कर रही होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। मेरा नाम शफीकर अहमद है। डल झील पर शिकारों में विख्यात हूं। मैंने अपने जीवन में सैलानियों की हर दास्तान सुनी, पर उस जलती हुई बारात का किस्सा मैंने सबसे पहले अपने बूढ़े चाचा से सुना, जब मैं 10 साल का था। पता है, हर साल एक रात बर्फ में घिरी वो झील एक जला हुआ शिशका दिखाती है, चाचा कहते थे। उनकी आंखों में वो डर आज भी ताजगी से चमकता है। ये घटना हर वर्ष 15 दिसंबर की रात होती है, जब झील पर तैरते हाउस बोट्स के पार सिर्फ बर्फीली चांदनी होती है और सब सो चुके होते हैं। एक हफ्ता पहले ही मुझे गांव के सरायदार ने कहा, शफीकक, उस रात बाहर मत निकलियो, वरना जलती हुई बारात तुम्हें भी स्मरण करेगी। मैंने उसका मजाक उड़ाया, ये क्या भूत प्रेत की कहानी है? पर उसकी सर्द आंखों ने चुप करा दिया। उस दिन रात ढली, मैं अपने शिकार पर था, हाउस बोट से वापस आ रहा। जब झील के बीच तक पहुंचा, देखा एक पुरानी लकड़ी की नाव पूरी तरह जल रही थी, जैसे कोई उसमें खुद को भस्म कर रहा हो। नाव पर काले पर्दे लहराते थे और सामने एक दुल्हन लगी खड़ी। सफेद घाघरा, लाल चूनर का किनारा जलकर भूरे धुएं में बदल चुका। चेहरे पर कोई भाव न था, पर आंखें जैसे लाल राख से जलाई गई हों। वो चुपचाप नाव के सामने खड़ी थी और पीछे दूल्हा भी था, मोतियों सा कोट, लेकिन उसका चेहरा गुल्ला की नकल में फीका हो चुका था। चुपचाप जलती नाव झील की ठंडी सतह पर तैरती रही। फिर एक एक करके उस पर बाराती दिखे, बर्फीले पग, हाथ में टूटे हुए फूल और दिलों में ठंडी खामोशी। कोई बोल नहीं रहा था, बस एक धीमी भंवरा जैसी आवाज गूंजती, शहनाई की परछाई, आंधियों में गुम,
मैंने कैमरा निकाला, पर फ्लैश से नाव झकझोर सी उठी। बारात एक जोर की हंसी में फूट पड़ी। वो हंसी बच्चे की नहीं, किसी बूढ़े की कर्कश। और फिर सबकी परछाइयां झील में मिल गईं। मैं भागने लगा, पर बर्फ थर्राई। मैं से तेज कोई नहीं था, पर जलती नाव मुझसे तेज थी। वो मेरे शिकार के पीछे पीछे आती रही, और जैसे ही मैंने रफ्तार बढ़ाई, मेरा अपना प्रतिबिंब झील में अटक गया। अगली सुबह मैं वापस लौट पाया, पर मेरे कपड़ों में कहीं गुलाबी राख लगी मिली, और मेरी कलाई पर कैद एक छोटा सा सनातनी अंगूठी था जो मैंने कभी पहनकर नहीं देखी थी। मेरे घर आई नेहा, मेरी पत्नी, उस अंगूठी को देख आंसुओं से भरी। कहने लगी, वो अंगूठी मेरी बुआ की थी, जिसे उस रात के बाद कभी नहीं देखा गया। मेरे बेटे राशिद ने पूछा, पापा क्या आप ठीक हैं? पर जब मैंने जवाब दिया तो मेरी आंखों में वही लाल राख झिलमिला गई। तीसरी सुबह नेहा ने मुझे घर के पुराने लॉकर के पास खींचा। लॉकर खुला तो एक शादी का कार्ड पड़ी डीडीशा था। नव विवाहिता शबनम कोकड़ू, और तारीख 15 दिसंबर 1942। मेरे घर की 5वीं पीढ़ी से पहले का नाम। तभी दालान से हल्की शहनाई बजने लगी। लगता था कोई पुराने बरामदे में गीत गा रहा हो। फिर दरवाजे के कांकड़ों में से लहू टपकने लगा, और मैं समझ गया, जलती हुई बारात ने अब मेरी नीली रक्त को भी बुला लिया है। आज मैं इस लॉकर में बंद बैठा हूं। ट्वीट लिखने वाला 4 द्वार बंद हो रहे हैं। बाहर बर्फ गिर रही है, और झील पर जलती हुई नाव फिर उभर आएगी। कहते हैं, जो उस रात वापस लौटता है उसकी आत्मा जलकर राख हो जाती है, पर जो लौटने में देरी करता है वो बाराती बनकर लौट आता है। और तभी मैंने पहेली सी शहनाई सुनी और महसूस किया कि जलती हुई बारात मेरे दरवाजे पर खड़ी है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। मैं अद्वैत मित्तल हूं, एक शौकीन ट्रैवलर, और हाल ही में लौटा हूं श्रीनगर के एक अनोखे होटल से, हेवेंस व्यू इन। यह होटल 8 मंजिलों का था, पर वास्तव में महज 7 मंजिलें थीं। 7वां तल पर थी एक छोटी सी चाय की दुकान, और 8वें के बारे में कोई नहीं जानता था। यह शायद सब जानते थे, पर बोलते नहीं थे। मेरी पहली रात जब लिफ्ट के पास गया तो मैंने देखा सीधे 7 बटन थे, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके ठीक नीचे बिना लेबल वाला एक असाधारण बटन टिमटिमा रहा था, जैसे आंतरिक धड़कनें महसूस कर रहा हो। मैंने रिसेप्शन पर पूछना चाहा, पर वहां के लोग ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने चुपके से किसी के निजी कमरे का दरवाजा खटखटाया हो। 7 फ्लोर इज द बेस्ट व्यू सर। रिसेप्शनिस्ट ने हाथ हिलाया। बात वहीं खत्म, लेकिन बटन मेरे मन में चुभता रहा। तीसरी रात मैंने लिफ्ट में अकेले कदम रखा। जब मैंने 7 दबाया, लिफ्ट ने काम किया। दरवाजा खुला, चैनलों पर रूम का नंबर दिखाई दिया। मैंने दोबारा छवि देखना चाहा तो अचानक 8 शब्द लौटा स्क्रीन पर, और 2 सेकंड के लिए बटन जिंदा दिखा, और फिर लिफ्ट ने टिंग किया। बटन दबा बिना मेरी मर्जी के। मैंने हिम्मत जुटाई, दरवाजा खुलते ही कदम बढ़ाया। दरवाजा खुला, सिर्फ एक लंबा सा अंधेरा रास्ता, एक धीमी सी हवा, और दीवारों पर पुराने कश्मीरी पेंटिंग्स, पर सब फीके और धूमिल, जैसे सालों से कोई न देखे। हवा में घुली एक तीखी गंध, मिट्टी, बर्फ और जलते हुए मोमबत्तियों का अजीब मिश्रण। मैंने जैसे ही कदम बढ़ाया, लिफ्ट खुद ब खुद बंद हो गई। पीछे मुड़कर देखा, वो बटन गायब था, और एक धूमिल 7 स्क्रीन पर जिंदा था। मैंने टॉर्च निकाली और आगे बढ़ा तो देखा कमरे के दरवाजे थे, नंबर 801, 802, 803, 808 तक, पर इनमें से कोई ताले नहीं थे। सारे दरवाजे ज्यों के त्यों थे, पर किसी के अंदर कोई रोशनी या आवाज नहीं। फिर कम से कम आवाज महसूस की, कह कह, जैसे किसी ने कान में बर्फीली हवाओं में कहा हो, आ जाओ। मैंने 805 खोला। भयंकर सन्नाटा, पर बाथरूम का शीशा टूटा पड़ा था, और फर्श पर पैरों के निशान, शादियों के नाजुक पंजाबी जूतों जैसे, लेकिन निशानों के बीच रोक रोक कर बर्फीली बूंदों के धब्बे थे। मैं वापसी की दिशा में दौड़ा तो देखा एक साया
बर्फीली झकझोरता हुआ दरवाजे के पास खड़ा था, चेहरे पर नकाब और आंखें रोशन, जैसे कह रहा हो, ये मेरा घर है। मैंने जोर से दरवाजा खोला, लेकिन हाथ फिसले। वो साया चल पड़ा मेरे पीछे, और कुछ चीखें जो हवाओं में घुलकर भी गूंजी, लौट आओ। मैं लिफ्ट में कूद पड़ा, 12वीं मंजिल तक पटकने लगा बटन, पर लिफ्ट रुकी वहीं कहीं बीच में, और स्क्रीन पर नजर आया 8। अंततः मैंने सारी हिम्मत जुटाई, लिफ्ट के दरवाजे को धक्का दिया, वो फिर खुली और मैं नीचे गिरा। 7वीं मंजिल पर ज्यों ताजी हवा ने मेरा स्वागत किया हो। रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर देखा, मेरी कलाई पर एक छोटा बर्फीला निशान उभर आया था, 8वां फिंगरप्रिंट जैसा। अब मैं वापस जा चुका हूं। हिवेंस व्यूइनर ने मेरे ठहरने का बिल माफ कर दिया और मुझसे कहा, 7 मंजिलें हैं सर, 8वीं बस अफसाना है। लेकिन मेरी फोटो में पत्थरों की दीवारों पर एक झुकी हुई परछाई दिखती है, जिन्हें मैं अब कभी भूल नहीं सकता। सितारों के बीच बर्फ में दबे वो कमरे अभी भी वही हैं। 8वीं मंजिल की खामोशी कहीं आपका इंतजार कर रही है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। ध्यान रखना बेटा, ठंडी बर्फ में सब कुछ दफन नहीं होता। कभी कभी बर्फ अपने ऊपर दबे दर्द को उघाड़ देती है, और फिर सामने आते हैं वे चेहरे जिन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। मैं मोहम्मद यूसुफ हूं, नूरगाम गांव का सबसे बूढ़ा निवासी। जब भी कोई हिमस्खलन या कड़कड़ाती बर्फ आती है, मैं घर के पास के उस टीले पर खड़ा हो जाता हूं, जहां से पूरा नूरगाम घाटी नजर आता है। ठंडी हवाएं जब बर्फ से टकराकर गूंजती हैं, तो लगता है जैसे घाटी में दबी हुई आवाजें फिर जाग जाती हैं। कहते हैं सालों पहले 1965 के दशक में इसी घाटी में एक भयंकर तूफान हुआ था, जिसमें कई मासूम बच्चे मारे गए थे। उस हादसे के बाद से इस गांव के लोग डरते हैं उस टीले और आसपास की बर्फ से, क्योंकि जब भी बर्फ पिघलती है, उन बच्चों के चेहरे उभर आते हैं, एक एक करके, जैसे बर्फ खुद उनसे पूछ रही हो, तुम कहां हो? और जो भी व्यक्ति उस चेहरों को देख लेता है, बर्फ के भीतर घुल करता है, जिसका पता कोई नहीं जान पाया। नूरगाम गांव श्रीनगर से लगभग 60 किलोमीटर दूर बड़े बड़े देवदार के पेड़ों में छिपा एक शांतिवादक स्थान है। ठंडी हवाएं, झरनों की कलकल और चारों ओर बर्फ की मोटी चादरें। दिखने में यह स्वर्ग सा लगता है, पर बर्फ की चादर के नीचे छुपे किस्से इसे दहाड़ों सा भयानक बना देते हैं। यहाँ के घर लकड़ी के बने, ऊपर चूना पत्थर की दीवारें और नीचे बर्फ में डूबी सीली मिट्टी। लोग खेती बाड़ी, सेब और आलू की फसल करते, हर मौसम में बर्फ का स्वागत करते थे, जब तक 1966 का वो कर्कश साल ना आया। 1966 की जनवरी में अचानक इतनी तेज बर्फबारी शुरू हुई कि चारों ओर अंधेरा सा छा गया। हीरे की तरह चमकती बर्फ की बूंदें देवदार के पेड़ों पर उखड़कर गिरती चली गईं और पूरे नूरगाम घाटी पर एक भ्रिकुटी सी जम गई। रास्ते बंद, बिजली गई, रेडियो चुप। उस रात गांव के बच्चे परवीन झारा, असलम, गुलजार और कई और अपने माता पिता के साथ स्कूली छुट्टियां मना रहे थे। शाम को स्कूल समारोह हुआ था, जहां सभी बच्चे अपने नए लाल उटपटांग बूट पहनकर ठिठुर रहे थे। पर अचानक रात के 11 बजे के करीब ब्रूस्ट की तरह तेज हिमस्खलन आया, खाट समेत घरों को धराशायी कर गया। गांव वाले अंधेरे में इधर उधर भागे, मगर बर्फ ने सबको दबा लिया। मिट्टी पत्थरों का गुब्बार, चीखें, हवाएं, सब मिलकर उस रात को दहशत बना गए। जब सुबह हुई, तब तक अधिकतर लोग मृत थे। बर्फ ने जमीन तहस नहस कर दी थी। बचने वाले मौलवी साहब, जवानों की टोली और कुछ बूढ़े लोग थे। मृत बच्चों की पहचान मुश्किल थी, चेहरे बर्फ में दबे थे। हर घर के सामने बर्फ जगह जगह रक्त का निशान दिखता था। अगले 7 दिन तक बर्फ नहीं पिघली, लेकिन जब पिघली तो जमीन पर कुछ चेहरे गूंज उठे। रूमी की मुस्कान, झारा की आंखों की चमक, असलम की हंसी, और सब जमकर बर्फ के भीतर समा गए। मालूम हुआ कि दुर्घटना के दौरान ज़ैबा बाई, मेरी दादी,
ने गुफा के भीतर छुपकर अपनी 7 साल की पोती ज़हरा को बचाया था। ज़हरा को बर्फ में बचा पाने के बाद जयबाबाई दोनों को ले आई, पर फिर बेटा, ज़हरा की आत्मा कभी चैन नहीं पाई। बर्फ ने उसकी मासूमियत छीन ली और अब वो फिर वापस आती है, हर उस व्यक्ति की आत्मा के पीछे जिसने उसे देखा था। दादी की जुबानी जैसे आज भी कानों में गूंजती है। जब कभी चमकती बर्फ में एक धुंधली सी तस्कर दिखाई देती है, मत देखना, वरना वो तुम्हें बुलाएगी। 1975 में गांव के सबसे हठीले युवक अली मोहम्मद कुछ दिनों से हार नहीं पाया। वो रोज शाम को गुफा के पास जाता, बर्फीली हवाओं से खेलता, पूछता, ज़हरा, क्या तुम यहां चमकती हो? एक रात वक्त पर नहीं लौटा। गांव वाले सुबह खोजने गए। बर्फ में एक चेहरा दिखा, पर पहचान नहीं आए। चेहरा जैसे बचकाना, बड़ी आंखें, गुलाबी गाल, मगर किसी पुरानी चीख से मुंह लाल था। वो चेहरा ज़हरा जैसे था, पर असल ज़हरा नहीं थी। उन्हें लगा अली मोहम्मद को ज़हरा ने वापस दिलाई है। अगले दिन अली नहीं मिला। 1984 में शहर से आए दीपक और सुमन नामक प्रेमी जोड़े ने सोचा कि बर्फीली पहाड़ों में प्रेम को परखेंगे। वे गुफा के पास कैंप लगाकर रुक गए। शाम को दीपक ने सुना, माँ, मुझे अंधेरे से डर लगता है। वो दौड़ा, पर जैसे ही उसने बर्फ हटाई, एक पुराना चेहरा सामने आया, आंखें बंद, मुंह कांपा हुआ, और फिर बर्फीली ताजी नवजात बच्ची जैसा रुदन गूंजा। डर से सुमन ने दीपक से पूछा, तुमने सुना क्या? दीपक घबरा गया और दोनों लापता हो गए। उनकी कोई झांकी नहीं मिली, सिर्फ बर्फ में दबा हुआ एक बबूल का तना दिखा, जैसे कोई नवजात हथेली ने छुआ हो। 1992 में 3 कॉलेज के दोस्त ट्रैकिंग पर आए, अमित, रोहन, सीमा। रात में गुफा तक पहुंचे और बर्फ में 4 छायाएं देखीं। 3 के साथ एक चौथा भी था। वो चौथा चेहरा वीरान, बिना आंखों के, मासूमियत छीन ली हो, और फिर तहस नहस करके चीख निकलने लगी। वे भागे, पर सीमा गिर गई। अमित ने दोबारा देखा, सीमा का चेहरा उस चौथे जैसा हो चुका था। वो बस बर्फ में हंस रही थी। अगली सुबह रोहन को सीमा का शव मिला। बर्फ के भीतर उसका चेहरा छुपा हुआ था। राजेश, एक फ्रीलांस फोटोग्राफर, नूरगाम का कालधन छपे काफिला कैप्चर करने आया था। सैन्य गश्ती के बीच उसने गुफा के भीतर चेहरे कैद किए। होठ टूटा, आंसू जमे, आंखें बंद। पर जब उसने तस्वीरें देखी, वो केवल सफेद बर्फ थी। चेहरे गायब, पर बर्फ ताजा थी, ज्यों उसने बर्फ से किसी को छील दिया हो। राजेश ने कानों में सुनी, मुझे घर जाना है, और फिर ट्रिप छोड़कर भागा। उस रात उसकी कहानी पूरी तरह चमक गई, लेकिन खुद राजेश कहीं नहीं मिला। 2020 में नूरगाम में 5G का नेटवर्क आ गया। लोग अब स्ट्रीमिंग करते, बर्फीले दृश्यों को लाइव दिखाते, लेकिन जब बर्फ पिघलती, लाइव में दिखती चेहरों की शक्लें, और वीडियो अचानक ब्रेकिंग न्यूज बन जाती। 2 लोग लापता, एक मासूम चीख सुनाई दी। गांव वालों ने जोर देकर कहा, लोग अब चेत जाएं, उस चेहरों वाली बर्फ को कैमरे में कैद ना करें, जो देखेगा वो भी बर्फ में दब जाएगा। अब मैं 70 पार का बूढ़ा हूं। हर जनवरी की 15 तारीख करीब आते ही मैं वहीं टीला पर चढ़ता हूं और लगाता हूं एक मोमबत्ती। उस गुफा की ओर देखता हूं, जैसे इंतजार करता हूं उस मासूम चेहरे का जो बर्फ की परतें छील कर उभरता है। और फिर जब हिमस्खलन की गूंज रुक जाती है, बर्फ की परतें हिलती हैं, तो मुझे सुनाई देती है, मुझे घर जाना है। और जो भी उस आवाज को सुन लेता है, वो डार्क काफिला में मिल जाता है, वही चेहरा बनकर जो बर्फ में दफन हो लेता है। बर्फ तो पिघल जाती है बेटा, पर उस बर्फ के भीतर दबी चीखें, बच्चों के मुस्कुराते चेहरे कभी पिघल कर मिटती नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। मैं अद्वैत मित्तल हूं, एक शौकीन ट्रैवलर, और हाल ही में लौटा हूं श्रीनगर के एक अनोखे होटल से, हेवेंस व्यू इन। यह होटल 8 मंजिलों का था, पर वास्तव में महज 7 मंजिलें थीं। 7वां तल पर थी एक छोटी सी चाय की दुकान
और 8वें के बारे में कोई नहीं जानता था, या शायद सब जानते थे पर बोलते नहीं थे। मेरी पहली रात जब लिफ्ट के पास गया तो मैंने देखा सीधे 7 बटन थे, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके ठीक नीचे बिना लेबल वाला एक असाधारण बटन टिमटिमा रहा था, जैसे आंतरिक धड़कनें महसूस कर रहा हो। मैंने रिसेप्शन पर पूछना चाहा, पर वहां के लोग ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने चुपके से किसी के निजी कमरे का दरवाजा खटखटाया हो। 7th फ्लोर इज द बीस्ट व्यू सर। रिसेप्शनिस्ट ने हाथ हिलाया। बात वहीं खत्म, लेकिन बटन मेरे मन में चुभता रहा। तीसरी रात मैंने लिफ्ट में अकेले कदम रखा। जब मैंने 7 दबाया, लिफ्ट ने काम किया। दरवाजा खुला, चैनलों पर रूम का नंबर दिखाई दिया। मैंने दोबारा छवि देखना चाहा तो अचानक 8 शब्द लौटा स्क्रीन पर, और 2 सेकंड के लिए बटन जिंदा दिखा, और फिर लिफ्ट ने टिंग किया। बटन दबा बिना मेरी मर्जी के। मैंने हिम्मत जुटाई, दरवाजा खुलते ही कदम बढ़ाया। दरवाजा खुला, सिर्फ एक लंबा सा अंधेरा रास्ता, एक धीमी सी हवा, और दीवारों पर पुराने कश्मीरी पेंटिंग्स, पर सब फीके और धूमिल, जैसे सालों से कोई न देखे। हवा में घुली एक तीखी गंध, मिट्टी, बर्फ और जलते हुए मोमबत्तियों का अजीब मिश्रण। मैंने जैसे ही कदम बढ़ाया, लिफ्ट खुद ब खुद बंद हो गई। पीछे मुड़कर देखा, वो बटन गायब था और एक धूमिल 7 स्क्रीन पर जिंदा था। मैंने टॉर्च निकाली और आगे बढ़ा तो देखा कमरे के दरवाजे थे, नंबर 801, 802, 803, 808 तक, पर इनमें से कोई ताले नहीं थे। सारे दरवाजे ज्यों के त्यों थे, पर किसी के अंदर कोई रोशनी या आवाज नहीं। फिर कम से कम आवाज महसूस की, कह कह, जैसे किसी ने कान में बर्फीली हवाओं में कहा हो, आ जाओ। मैंने 805 खोला। भयंकर सन्नाटा, पर बाथरूम का शीशा टूटा पड़ा था और फर्श पर पैरों के निशान, शादियों के नाजुक पंजाबी जूतों जैसे, लेकिन निशानों के बीच रोक रोक कर बर्फीली बूंदों के धब्बे थे। मैं वापसी की दिशा में दौड़ा तो देखा एक साया बर्फीली झकझोरता हुआ दरवाजे के पास खड़ा था, चेहरे पर नकाब और आंखें रोशन, जैसे कह रहा हो, ये मेरा घर है। मैंने जोर से दरवाजा खोला, लेकिन हाथ फिसले। वो साया चल पड़ा मेरे पीछे, और कुछ चीखें जो हवाओं में घुलकर भी गूंजी, लौट आओ। मैं लिफ्ट में कूद पड़ा। 12वीं मंजिल तक पटकने लगा बटन, पर लिफ्ट रुकी वहीं कहीं बीच में, और स्क्रीन पर नजर आया 8। अंततः मैंने सारी हिम्मत जुटाई, लिफ्ट के दरवाजे को धक्का दिया। वो फिर खुली और मैं नीचे गिरा। 7वीं मंजिल पर ज्यों ताजी हवा ने मेरा स्वागत किया हो। रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर देखा, मेरी कलाई पर एक छोटा बर्फीला निशान उभर आया था, 8वां फिंगरप्रिंट जैसा। अब मैं वापस जा चुका हूं। हिवेंस व्यूइनर ने मेरे ठहरने का बिल माफ कर दिया और मुझसे कहा, 7 मंजिलें हैं सर, 8वीं बस अफसाना है। लेकिन मेरी फोटो में पत्थरों की दीवारों पर एक झुकी हुई परछाई दिखती है, जिन्हें मैं अब कभी भूल नहीं सकता। सितारों के बीच बर्फ में दबे वो कमरे अभी भी वही हैं। 8वीं मंजिल की खामोशी कहीं आपका इंतजार कर रही है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। मेरा नाम रेशमा है और मैं पहलगाम से सटे एक छोटे से गांव नूरगाम में रहती हूं। हम सब पंडित परिवार हैं, शांति से खेती बाड़ी कर लोग रहते रहे हैं, पर 5-5 रातों से मेरी नींद उड़ गई। रोज रात के 10 बजे के करीब मैं घर के आंगन में जरूर रुक जाती, क्योंकि हवा में बजने लगती थी आजान। वो आसान नहीं, बल्कि धीमी, जैसे कोई बहुत दूर से बर्फीली हवाओं में पुकार रहा हो, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मैंने देखा चारों ओर सिर्फ देवदार, चिनार, दूर से जलते चूल्हे की लौ और अंधेरा, जिसमें कोई मस्जिद नहीं, कोई मौजूद नहीं था। पहली रात मुझे लगा शायद किसी परिवार के बच्चे ने फिर रेडियो खोल रखा है, पर जैसे ही मैं उठी और रेडियो जांचा, वहां खामोशी ही पाई। कोई सुर नहीं, कोई तार नहीं, बस अजान का गूंज
मेरे कानों में लिपटी रही। दूसरी रात जब मैंने सरोवर किनारे चाय पी तो एक बूढ़ा मछुआरा वहां बैठा मिला। मैंने पूछा, भैया आपने भी सुना? वो कांपे हुए स्वर में बोला, हाँ बेटी, पर वो आवाज पहाड़ी के उस ओर से आती है जहां से मंदिरों का रास्ता भी बंद है। उसने मुझे चेताया, मत जाओ उस ओर, वो पुकार किसी जाने अनजाने की दुनिया से आती है। तीसरी रात मेरी बेटी आराध्या ने मुझसे पूछा, मम्मी वो संगीत रूह तक क्यों झंझोड़ता है? मुझे भी अब डर नहीं, जिज्ञासा बढ़ रही थी। मैंने तय किया, चौथी रात वो पहाड़ी देखूंगी। अधखुली आंखों से मैं बर्फीली जड्ढों को थामे रात के सर्द अंधेरों में निकल पड़ी। सिर्फ जमीन की गड्ढों से बचते हुए देवदारों की छाया में, जैसे कोई मुझको देखे बिना जाने न दे। उस पहाड़ी के ओस तक पहुंचने में 2 घंटे लगे। चंद्रमा गर्दन पर झुका हुआ था और घाटी में एकाकी सन्नाटा घिरा था। तभी दूर एक झलक मिली, मिट्टी से लदी एक छोटी सी दरगाह। उसके आगे एक टूटी हुई मीनार थी जिस पर कुरानी आयतें अब धुंधली रहीं। पर सबसे डरावनी बात थी, उस मीनार से अजान बज रही थी। कोई इंसान नहीं, पर स्वर उतना कीतिल, उतना दर्द भरा। जैसे ही मैं पास गई, एक ठंडी हवा के झोंके ने मोमबत्ती बुझा दी और दरगाह के छोटे से प्रांगण में मिट्टी की कब्रों के बीच मुझे मिला एक पुराना दस्तावेज। यह दरगाह उस सूफी की है जो कभी मुसलमान नहीं था, पर जिसने सब्र और मोहब्बत से लोगों की तिजोरी खोली। उसी की कब्र अब अजान के साथ जीवित है। हर गुरुवार जब दरगाह में हवाएं धीमी हो जाती, उसकी आत्मा पुकारती है, मेरी वफा का हिसाब लो। तभी एक परछाई थी, धुंधली सी, सफेद चोगे में, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में आंसू। वो आई मेरे पास और बोली, मैंने सबको बांधा, मेरी मोहब्बत आंसू में बदल दी। उसने अपना सिर झुकाया और फिर देखा नहीं पर महसूस किया, उसकी आवाज मेरी नसों में उठ रही थी। मेरी रूह कांपी, मैं पीछे हटी और बर्फीले जमीन पर गिर ही पड़ी। मैंने गांव लौटकर मौलवी साहब को बुलाया। उन्होंने कुरान की फातिहा पढ़ी, दरगाह में हल्दी और चावल बिखेरा और कहा, यहां रोज गुरुवार को इबादत करनी होगी, तभी उसकी आत्मा चैन पाएगी। मौलवी साहब ने अल सवाब का हुक्म दिया और मुझ में नई हिम्मत जागी। अगले गुरुवार को सारा गांव दरगाह में इकट्ठा हुआ। हमने आयतें पढ़ी, फातिहा जलाई और उस झुकी हुई परछाई को कव्वाली सिखाई, जैसे सूफी संगीत में मिलन की दुआ हो। और तभी अजान कम हुई, हवाएं हल्की हुईं और मिट्टी की सबसे ऊंची कब्र से एक फूल उगा, बर्फीला, जैसे आजादी की निशानी। अब नूरगाम में कोई शोर नहीं। हर गुरुवार को हम उस दरगाह में जाते हैं, मुसलमान भी पंडित भी, और मिलकर पढ़ते हैं दुआ। पर कहते हैं, जब भी बर्फ में ताज़ा धीमी धुन गूंजती है, वो पुकार फिर गड़ी रहती है। और उस धुन के बीच कभी कभी गूंजती है किसी औरत की दबी सी हंसी, जो बताती है कि मोहब्बत कभी पूरी नहीं होती और सच्चाई बस इंतजार करती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। पानी के भीतर एक रहस्य छुपा हुआ था, एक पत्थर की सीढ़ी, एक धुंधला दरवाजा और एक ऐसा अंतिम खुलासा जिसने उसकी रूह से उसे का वास्ता ही तोड़ दिया। मेरा नाम अरविंद मलिक है। मैं पेशे से गोताखोर, स्कूबा डाइवर हूं और पिछले लगभग 10 सालों से हिमालयी झीलों में गोताखोरी का काम करता आ रहा हूं। झीलों के भीतर छिपे अलौकिक सौंदर्य और खतरों को करीब से देखना मेरी जिंदगी की पूरी दिशा बदल चुका है। हालांकि अब तक मैंने कई हिमालयी झीलों की गहराइयों में गोता लगाया, लेकिन दमावन झील की गहराई में जो मैंने देखा उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। ये कहानी उसी अनुभव की है जिसने मेरी रूह के साथ मेरी पहचान तक बदल दी। दमावन झील कश्मीर के एक छुपे हुए घाट में बसी थी, एक ऐसा स्थल जहां पहुंचने के लिए सड़क एक पथरीले जंगल से गुजरती थी, फिर एक तेज नाले को पार करना पड़ता था और अंत में एक संकरी पहाड़ी रास्ता। लोग कहते थे कि झील के किनारे एक पुराना मठ हुआ करता था
जिसे अब लगभग सब भूल चुके हैं। एक बूढ़ा साधु जो मठ के पास शिव कुमार नाम से जाना जाता था, कभी कभी गांव के निचले हिस्से में उतर आता और कहता, जो झील की शीतल सतह के नीचे उतरकर गहराई तक जाएगा उसे केवल पानी नहीं मिश्री मिलेगी, बल्कि एक दरवाजा, पत्थर की सीढ़ियां और उस दरवाजे के पीछे छुपा अंधकार भी मिलेगा। मैं इन बातों को हमेशा रहस्य पुरस्कारक लोक कथा मानता रहा, पर दिल में किसी कोने में एक अजीब सी उत्तेजना थी, एक खोखला सा एहसास कि जहां डर बसता है वहीं कोई रहस्य भी छुपा रहता है। 2018 की गर्मियों की शुरुआत में मुझे दिल्ली से एक अजीब सा प्रस्ताव मिला। इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने हिमालयी झीलों में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए गोताखोरों की जरूरत बताई। उनके पास दमावन झील के बारे में पुरानी रिपोर्टें थीं, पर कोई गहराई तक नहीं गया था। वे चाहते थे कि मैं और मेरी साथी गोताखोर स्वाति शर्मा वहां उतरकर पानी के अंदर कैमरा, सोनार स्कैनर और मानवीय जीवन रक्षक उपकरणों के साथ तलछट और संदिग्ध बस्तियों की खोज करें। स्वाति शर्मा एक फिटनेस ट्रेनर और एडवेंचर स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट, झील तक ट्रैकिंग और गोताखोरी दोनों में माहिर थी। जब मैंने उससे मिलकर कहा, तुम्हें सच में लगता है कि वहां कुछ खास मिलेगा? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरविंद, मैंने कई झीलों में गोता लगाया है, पर दमावन अलग है। तुम देखोगे, वहां पानी की गहराई में सिर्फ मछलियां नहीं, बल्कि कुछ अनदेखी परछाइयां भी रहती हैं। उसकी बातें सुनकर अंदर कुछ हलचल सी हुई। मेरी गोताखोरी को महज एक काम नहीं, एक खोज की तरह जीना था। हमने दिल्ली में अपने उपकरण इकट्ठे किए, स्कूबा सेट, ऑक्सीजन सिलेंडर, रिग, डाइव कंप्यूटर, सोनार स्कैनर, नीचे का नक्शा बनाने के लिए वाटरप्रूफ कैमरा, उच्च रिजोल्यूशन, मोटल वॉक ट्यून्स, नाइट विजन लाइट्स और एक जिप फाइल जिसमें एक केंद्रित लिखा हुआ नक्शा था जो मंदिर, पुराने मठ और एक अजीब सी मार्किंग को दर्शाता था, दरवाजा। हमारी टीम में 2 और साथी थे, कोरियोग्राफर मित्र राजीव जो उत्साही फोटोग्राफर भी था, और डॉ अंशुल पांडे, हाइड्रोलॉजिस्ट। उनकी भूमिका थी राजीव गोताखोरी के बीच केस स्टडी फिल्माना, डॉ अंशुल पानी की रासायनिक संरचना और तलछट में संभावित अभिलेख, आर्टिफैक्ट्स की जांच करना। नवंबर 2018 की शुरुआत में हमने दिल्ली से ट्रेन पकड़ी और श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर से ब्रेक लेकर हम फिरदार, फिराम और आखिरकार नूरगाम गांव पहुंचे। गांव के अंतिम पड़ाव पर एक नजदीकी पहाड़ी मार्ग था, जहां से एक कच्चा रास्ता दमावन झील तक जाता। गांव वाले हमें देखकर डर जाते, वे चुपचाप सिर हिला देते। जाओ मत अजनबी, सफेद बर्फ में बहुतों की दबी चीखें हैं और वे चीखें लौटकर तुम्हारी भी छवियां मांगेंगी। पर हम डट गए। काफिले ने 2-2 दिन की यात्रा तय की, पहाड़ी रास्ते, फिर बर्फीले पठार और अंत में खामोशी में डूबती एक झील। नूरगाम से झील तक का रास्ता बेहद खामोश था। हाथलियां, देवदार और चीड़ के पेड़ों से ढंका, कदमों तले बर्फ क्रिस्प होती थी और हवा में गूंजती बर्फ की घर्षण। रात के पहर में चारों ओर लाइट केवल हमारे हेड टार्च की थी। अंत में झील के किनारे पहुंचे, एक शांत गहरे नीले पानी का दर्पण और चारों ओर बर्फ की सफेद चादर। हवा कभी कभी चिसक पाती और झील की सतह पर हल्की खनखनाहट गूंजती। झील के ठीक किनारे एक पुरानी मठ थी, दीवारें ढह चुकी, छत पर झर्रा और बर्फीली बहार से ढंका प्रांगण। मठ का अंदरूनी हिस्सा खाली था, सिर्फ एक उजड़ा हुआ सिंहासन बचा था, जहां जब राजा और रानी बैठकर झील को निहारते थे उस समय। डॉ अंशुल ने बताया कि इस मठ की दीवारों पर प्राचीन कश्मीरी चित्रकला थी, जो अब लगभग नष्ट हो चुकी थी, पर वही एक सिंहासन था जहां हमें सोनार टेस्ट के ज्ञान से जल के भीतर के खंडहर का पता लगाना था। हमने गोताखोरी के नियम पूरे किए, स्कूबा गियर चेक किया, पानी की तापमान जांच, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर हेलमेट लगाकर और अंत में तीनों हाथों में नाइट विजन लाइट जलाई। मैंने सबसे पहले डाइव कंप्यूटर सेट किया, जगह पहचान के लिए। जब मैंने धीरे धीरे पानी में गोता लगाया तो पहला एहसास था सन्नाटा। बर्फ से जमी सतह की चादर ने सारा बाहरी आवाज सेंक लिया था। नीचे पानी में अंधेरा और सिर्फ मेरी सांसों की महीन आवाज।
जैसे कोई फुसफुसाहट हो। करीब 15 मिनट गोता लगाने के बाद मेरे सामने अचानक उभरी एक पत्थर की सीढ़ी जो झील की सतह से नीचे उतरती चली जा रही थी, मानो किसी पुराने मंदिर की छिपी हुई सीढ़ियाओं हों। रोजमर्रा की सफाई में पानी की हल्की मैली परत उन पत्थरों पर उजागर थी। किसी ने कभी नहीं सोचा कि झील ने कुछ दबी हुई चीज को दफन कर रखा हो। राजीव ने वीडियो कैमरा चलाना शुरू किया। उसने शोर नहीं मचाया, लेकिन उसकी आंखों में एक हैरानी थी। अरविंद, ये सीढ़ी कितनी गहरी तक जाती है पता नहीं। लगता है वो बोलना भूल गया, क्योंकि अचानक सीढ़ी खत्म होते ही एक पुराना दरवाजा दिखा, धातु का, लोहे का दमकता हुआ, सूखे मोती जैसे जंग लगे रिंग लॉक के साथ, और उस पर कोई शारदा लिपि में कुछ अक्षर उकेरे हुए थे जो अब धुंधले पड़े थे। मेरा दिल धक धक उठा। यह कोई साधारण खोज नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन गुप्त जन्मस्थान निकला जो अब तक धुंध में दफन था। मैंने हाथ की अगली पर गोता लगाकर देखा। दरवाजा शायद सीमित गहराई पर था, क्योंकि मेरा गोताखोरी कंप्यूटर अलर्ट कर रहा था। मैक्स डेप्थ रीच्ड, असेंड स्लोली, अर्थात मैंने अपनी सुरक्षित गहराई सीमा पार कर ली थी। पर मन चाह रहा था, अगर मैंने इस दरवाजे को नहीं खोला तो फिर मैं क्या खोजने आया था। दिल की धड़कन बढ़ी। दूसरी हाथ की उंगलियों से ताला खोलने की कोशिश की। एक बर्फ ठंडी चुड़नी सी आवाज गूंजी। दरवाजे का ताला जोर से टूट गया, और जैसे ही वो खुला, नीचे से एक अजीब सी ठंडी हवा झांकी, जैसे अंधेरे कोने से कोई सांस ले रहा हो। दरवाजे के भीतर एक छोटी सी गुफा थी, चमकीले पत्थरों की बजाय बर्फ की परतों से ढकी, और दीवारें सज्जित थीं, कहीं छूटी हुई मूरत, कहीं अझली दीवार की। पानी के भीतर की ठंडी खनखनाहट के बीच मैं तेजी से ऊपर देखना चाहता था, पर ग्लाइड इक्विपमेंट की रोशनी ने दिखाया एक खुली चौकोर गुहा, जिसमें एक पुरानी कश्मीरी मटकी घंटी लटकी थी। सीटी की बजने जैसी खनक, और फिर धीरे धड़कने लगी। मेरा दिल और तेज धड़कने लगा, क्योंकि वहां कुछ जिंदा प्रतीत हुआ। एक धुंधली परछाई जिसकी नाक, आंखें और होंठ बर्फ की तरह चमक रहे थे, और पीछे खड़ी एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखी। उसकी गर्दन सीधी नहीं, चेहरे पर मरहम सी झुर्रियां, आंखों में चढ़ी सी ठिठुरी दया, और बर्फ की लहरों में ठहरी चीख के टुकड़े। उसी समय मैंने महसूस किया जैसे मेरी आत्मा मुझसे अलग होने लगी हो। एक ठंडी सी राहत थी, पर साथ में एक ऐसी खामोशी कि गले की हड्डियां जम गई। झील की सतह पर जलती हुई सुई सी परछाई। मेरे दिल की हर धड़कन धीमी होती चली गई। यह क्या हो रहा है, मैंने सोचा, पर आवाज ही नहीं आई, क्योंकि वो आत्मा आकर मेरे कंधे से पूछ रही थी, क्या तुम मुझे जिंदा छोड़ाओगे? और जैसे ही उसने ये पूछा, मेरी आत्मा एक नाजुक धुंध की तरह बाहर निकल गई, बर्फीली चादर पर तैरने लगी, और मैं केवल एक निरा शरीर बनकर रह गया, जिसमें कोई रूह नहीं थी। जब मेरी टोली ने देखा कि मैं बाहर नहीं आया, वे घबराकर बर्फीले पानी में निहाल हो गए। स्वाति ने दोबारा त्वचा के रंग वाले स्कूबा सूट पहने। राजीव ने कैमरा फिर घुमाया, पर जो दृश्य सामने आया वह छवियां बिल्कुल अलग थीं। एक ऊपर चढ़ी हुई आत्मा, बर्फ की धुंध में जो कोई प्रकृति की देवी खड़ी हो, और एक खाली सा शरीर जो हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया। बाद में मैंने सुना कि अंशुल को बर्फीली सतह पर एक रक्त पुस्तक मिली, जिस पर लिखा था, जिसने दरवाजा खोला उसकी रूह चली गई, पर उसकी मौत की लकीर बर्फ पर सदा के लिए रह जाएगी। स्वाति और राजीव बराबर गहरे डूब गए, और मेरी बर्बाद मांस और सूती कपड़ों को उजागर किया, पर रूह के निशान को पहचानना असंभव था। उनके चेहरे पर एक हैरान सी दहाड़ थी, क्योंकि जिस बर्फ के भीतर मैंने खुद को खो दिया, उसी बर्फ ने उनकी आंखों में ज्ञान की चिंगारी जगा दी थी कि कुछ रहस्य सदा अंधेरे में ही सुरक्षित रहते हैं। जब मैंने सारे उपकरण लुका मार दिए और गांव की बर्फीली गलियाओं में कदम रखा, तो लोगों ने मुझसे आंखें चुराईं। मैंने देखा एक स्याह निशान झील के किनारे उभर आया। वो निशान मेरे रफ्तार का था, जो अब तक बर्फ में समाया हुआ था। जियाबाई ने मुझसे पूछा, खबर मिली? क्या तुम भी देखे उस दरवाजा को? मैं खामोश रहा, क्योंकि मैंने देखा था। रूह बर्फ में बह रही थी, और मैं सिर्फ एक निहस्त शरीर बनकर बचा था,
गांव में आज भी लोग कहते हैं, जब पानी की सतह ठंडी ठंडी लगती है और बर्फ की परतें टूटकर गिरती हैं, तो उस टूटन में सुनो सफेद साड़ी की चीख। अगर तुमने हिम्मत की तो देखना, झील के भीतर एक दरवाजा उभर आता है, और जो उस दरवाजे को खोलेगा उसकी रूह बर्फ में दब जाएगी और सिर्फ ही उसके निष्क्रिय पैर ऊपर तैरेंगे। अब मैं दिल्ली लौट आया हूं, पर जगमगाती बर्फ की हर बूंद में मेरे गहरे घाव उभरते हैं, अपने भीतर खोई रूह की चीख। कभी कभी रात को जब ठंडी हवाएं चलती हैं और दूर से बर्फधारे पहाड़ों पर सन्नाटे की तह में बर्फ की खनखनाहट गूंजती है, तो मैं सुनता हूं, मैं लौट आती हूं। और उस चीख में मुझे याद आता है कि मेरे अंडर वाटर शरीर से रूह कभी लौटकर नहीं आई। वो दरवाजा झील के अंदर एक पत्थर की सीढ़ी के नीचे अभी भी खुला पड़ा है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। मेरा नाम अजीज शेख है और मैं पिछले 35 सालों से जम्मू बारामूला हाईवे पर भारी ट्रकों को संभालता आया हूं। इस रूट पर सबसे खौफनाक जगह है वो कुंबा पुल के पास का सिग्नल, जहां रात के 11:30 बजे के बाद पुल पार करना फतह करार दिया जाता है। वो रातें जब चांदनी भी डरकर घने बादलों में छिप जाती है, तो आती है एक तेज रफ्तार आत्मा। साल था 2010। सर्दियों की वह रात अनोखी थी। बर्फ नहीं, पर हल्की बूंदाबांदी थी। मैं अपने 18 पहिए वाले ट्रक में सवार था, खाली कंटेनर ले जा रहा था। जब मैं कुंबा पुल के पास पहुंचा, तभी पीछे से तेज इंजन की गड़गड़ाहट आई। मैंने दर्पण में देखा, एक स्कूटर आती हुई, 2 लोगों की सवारी, मगर पीछे बैठी औरत की गर्दन उल्टी थी। सर पीछे की ओर 180 डिग्री मुड़ा, जैसे पीछे की सड़क देख रही हो। स्कूटर की हेडलाइटें सिर्फ तेज रोशनी की परछाई बनकर गुजरी और एक बर्फीली हवा ट्रक के डिब्बे को झकझोर गई। मैंने ब्रेक मारा, पर वो स्कूटर सरपट भाग गई, मानो हवा में जमकर उड़ान भरी हो। अगले दिन मैंने गांव के एक बूढ़े मीर चाचा से पूछा। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, वो नूरा बाइज थी। सुना है 15 साल पहले इसी पुल पर स्कूटर पलटी, वह घायल हुई पर बची नहीं। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी हर रात तेज रफ्तार पर लुटी है। गांव में हर्षित नाम का बस कंडक्टर भी है। उसने बताया कि 3 महीने पहले उसकी भी इसी सड़क पर इत्तफाकन हुआ। वो डंपर ड्राइव कर रहा था। अचानक पीछे से वो चिलमिलाती स्कूटर आई और उसके साइड मिरर में कभी न बुझने वाली उल्टी गर्दन झिलमिला गई। बाद में वो काफी दिनों तक बेहोश पड़ा रहा। मैंने ठान लिया, मैं भी उस आत्मा का सामना करूंगा। 4-5 रातें लगातार वहीं गुजारी। रफ्तार तेज ट्रक रोके, पर वो बस आती रही। हर बार अलग सी किस्मत दोहराती, दम घुटती, लूटी और फिर बुझ सी जाती। एक बार तो मेरे साथ एक साथी इफ्तिखार भी था। वो पूरी रात कैमरा लेकर खड़ा रहा। अगले दिन उसने तस्वीरें दिखाई। एक धुंधला चेहरा स्कूटर की पीछे की परछाई से अलग, और गर्दन का कैनवस उल्टा, ज्यों कोई भूतिया पोर्ट्रेट हो। मैंने पुल के नीचे घाट की मिट्टी खोदकर पुराने अखबार निकाले। वो खबरें ही छपी थी। नूरा बाइज हादसे में मृत, स्कूटर वाले 3 दिन लापता, और 3 अन्य यात्रियों ने रात्रि भ्रम देखा। उस खबर में लिखा था, नूरा की गर्दन असामान्य रूप से मुड़ी हुई मिली, जैसे वह पीछे की दुनिया को देखती रह गई। 2015 में मैं फिर गया। उस रात होटल की जगह मैंने अपनी नींद वहीं सड़क किनारे पलंग पर बिताई। रात 1 बजे बर्फीली हवाओं में इंजन की घमघम चली। मैं जागा, देखा स्कूटर उस पुल पर खड़ी थी और पीछे बैठी नूरा की आत्मा धीरे मुस्कुरा रही थी, गर्दन ज्यों अपना मोहर दिखा रही हो। वो बोली, तुम मेरी रफ्तार पकड़ नहीं सकते। मैंने डीजल डालकर गाड़ी स्टार्ट की, पर ट्रक की चक्का जम गया और फिर वही गम-घम। मैंने शोर मचाया तो सब आसपास के खेत कोयलनुमा आंखों में झांके आए, फिर गायब हो गई। उस रात के बाद मैं वापस नहीं लौटा। 6 महीने बाद मेरी शादी फिक्स हुई,
लेकिन बारात ना तो पुल पार कर सकी, ना ही मैंने दूल्हे को देखा। आज मेरी पत्नी अनीता कहती है, रात में कभी आवाज आए लूटी लूटी तो समझ लेना तेज रफ्तार आत्मा तुम्हें फिर याद कर रही है। मैं अब छोटा ट्रक चलाता हूं और हर बार जब रात हो जाती है और पुराना पुल दिखता है तो मैं पैरों पर कांपन महसूस करता हूं। नूरा की धीमी पुकार, उसकी उल्टी गर्दन और सुनसान हवाएं। अगर तुम कभी बारामूला की उस सड़क से गुजरो और पीछे से तेज रफ्तार की आवाज आए तो पीछे मत मुड़कर देखना, क्योंकि तेज रफ्तार आत्मा तुमसे मिलने ही निकली है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। एक पुरानी घाटी की कहानी जो अब सिर्फ बर्फ से ढकी रहती है। कोई नहीं जानता ये कितना सच है, लेकिन बुजुर्गों के दिलों में ये दबी हुई डरावनी गूंज आज भी जिंदा है। 1996 की एक ठंडी सर्दियों की सुबह कश्मीर घाटी में बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई थी। सेना के 4 जवान, मेजर अरुण ठाकुर, हवलदार शकील अहमद, सिपाही दीपक नेगी और नया नया भर्ती हुआ सिपाही अमर सिंह एक गश्ती मिशन पर निकले थे। उनका आदेश था लोलाब घाटी के एक दुर्गम हिस्से में रेडियो से संपर्क टूट जाने के बाद जांच करना। गांव वाले कहते थे कि वहां एक छोटी सी लड़की की आवाज हर साल इस मौसम में सुनाई देती है, लेकिन सेना को बस इतना पता था कि वहां से गुजरने वाले कई लोग लापता हो चुके हैं। जब वे बर्फीली पगडंडियों पर चढ़ते गए तो रेडियो का सिग्नल धीरे धीरे खत्म होने लगा। एक जगह से गुजरते वक्त अमर सिंह ने किसी को पुकारते सुना, भैया ठंड लग रही है। वो रुक गया, पीछे मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। बाकी सैनिक आगे निकल चुके थे। भैया मुझे घर जाना है। उसके रोंगटे खड़े हो गए। आवाज बहुत मासूम और मासूमियत से भरी हुई थी, लेकिन उसमें कुछ था, कुछ अनजाना। अमर अचानक पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसके पैर फिसले और वह नीचे की ओर लुढ़क गया। बर्फ में गिरते ही उसकी चीख भी दब गई। बाकी तीनों जवानों को जब एहसास हुआ कि अमर पीछे रह गया है, वे लौटे, लेकिन अमर कहीं नहीं मिला। बस एक निशान था, उलटे पैरों के निशान बर्फ पर, जो घाटी के एक और पुराने मंदिर की ओर जा रहे थे। घाटी के बीचों बीच एक टूटा फूटा शिव मंदिर था, जिसके चारों ओर बर्फ जमी थी। अंदर कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक पत्थर पर जमी बर्फ और दीवारों पर पुरानी संस्कृत और शारदा लिपि में कुछ खुदा हुआ था। तभी हवा में फिर वही आवाज आई, मुझे घर जाना है, बहुत ठंड है। और इस बार वो तीनों ने सुनी, और सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की। दीवारें कंपने लगी। पत्थर से पानी नहीं, बल्कि खून की एक बूंद टपकी, और बर्फ में कहीं से बच्चों की हंसी गूंज उठी। लेकिन वो हंसी मासूम नहीं थी, उसमें कुछ बर्बर था, कुछ असहनीय। ठीक उसी वक्त घाटी के नजदीक एक बूढ़ी कश्मीरी औरत जैबा बेगम सेना के कैंप में पहुंची और बोली, उन्हें वहां मत भेजो। बर्फ में जो बोलता है वो बच्ची नहीं है, वो आवाज मौत बुलाती है। मेजर को यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन सैनिक पहले ही रवाना हो चुके थे। जैबा ने बताया कि 1947 के दंगों में एक पंडित परिवार इस घाटी में छुप गया था। परिवार ने खुद को एक गुफा में छिपा रखा था, लेकिन भीड़ ने उन्हें ढूंढ निकाला। सबको मार डाला गया, लेकिन उनकी 6 साल की बच्ची श्रुति भाग गई, और वो इतनी ठंड में चिल्लाती रही, मदद मांगती रही, लेकिन कोई नहीं आया। वो वहीं मर गई, पर उसकी आवाज अब भी बर्फ में गूंजती है। जो उसे सुनता है वो खुद को खो देता है। अगली सुबह हवलदार शकील और सिपाही नेगी भी लापता हो चुके थे। अब सिर्फ मेजर ठाकुर बचा था। उसने खोज शुरू की, और मंदिर से थोड़ा दूर उसे एक झोंपड़ी दिखी। भीतर गया तो वहां दीवार पर कुछ अजीब सी चीजें लटकी थीं, जली हुई रोटियां, बच्चों की चप्पलें और एक कटा हुआ रेडियो, जिसमें से धीरे धीरे आवाज आ रही थी, भैया चलो ना, मैं डर रही हूं। मेजर ठाकुर जैसे जैसे अंदर बढ़ता गया, उसे अपने मृत जवानों की परछाइयां दिखने लगी।
दीवार पर उनका चेहरा उभर आया और तभी सामने एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी, बर्फ में लिपटी हुई, भीगी आंखों से उसे देखती हुई। वो बोली नहीं, लेकिन उसकी आंखों ने जैसे सवाल पूछ लिया, तुम भी मुझे छोड़ दोगे? मेजर का सिर घूमने लगा। उसे लगा उसकी बेटी बुला रही है। वो भागा, गिरा और गुफा के अंदर चला गया। गुफा के भीतर वो सब दिखाई दिए, अमर, शकील, नेगी, एक कोने में बैठे हुए, शांत, आंखें बंद। और फिर वो लड़की हंसी, अब तुम भी यहीं रहोगे। इस घटना के कुछ सालों बाद जब एक नया सैनिक जत्था उस इलाके में भेजा गया, उन्हें गुफा खाली मिली। न कोई शव, न कोई सुराग, बस गुफा की दीवार पर लिखा था, मैंने वादा किया था, अब मैं अकेली नहीं हूं। और आज भी जब घाटी में बर्फ पड़ती है, कभी कभी एक मासूम आवाज सुनाई देती है, भैया मुझे घर जाना है। और जो उसे सुन लेता है वो भी बर्फ में बोलने लगता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। साल था 2012। मैं आशुतोष वर्मा, एक इतिहासविद, जम्मू कश्मीर आर्कियोलॉजी सर्वे के अभियान में शामिल था। हमारा लक्ष्य था पुराना गीत महल, श्रीनगर के बाहरी पहाड़ी संकरी घाटी में छिपा एक महाराजाओं का दरबार। वहां कोई नहीं रहता, बर्फीली हवाएं ही दीवारों से टकराकर शोर मचाती हैं। 7 दशक पहले एक कश्मीरी राजकुमारी इंदिरा बेगम ने उसी राजसी हॉल में आत्महत्या की थी। कहते हैं उसकी हंसी इतनी मधुर थी कि नदी भी थम जाती थी। पर मौत के बाद उस हंसी ने चीखों का रूप ले लिया। मैं और मेरी टीम सुबह पहुंचे, राजसी द्वार पर जमी बर्फ को हटाकर अंदर गए। हॉल के बीचों बीच एक विशाल बारामद था, बिखरे हुए फूल, टेढ़ी मेढ़ी मेहराबें और दीवारों पर आज भी कश्मीरी पैनलिंग। ये दीवारें बताती हैं कहानी, मैंने कहा, पर अब कोई नहीं सुनने वाला। टीम ने ताबूत जैसी अलमारी खंगाली, नीली बादल से पीले दस्तावेज मिले, पर कोई सुराग न इंदिरा बेगम के राज से जुड़ा हुआ। शाम तक कमरे की नक्काशी देखने निकला। बाहर हल्की बूंदाबांदी हुई, मगर भीतर बिल्कुल खामोशी थी। रात के 11:30 बजे मैं निगरानी के लिए बर्फ से अटी बरामदे में ठहर गया। चाय के मग से उठती भाप और दूर पहाड़ी ऑक्सीजन की कमी दोहरा 3 गुना महसूस होती थी। तभी टिट 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 किसी ने दूर से संतूर बजा। बांसुरी ना, सरोद ना, सतरंगी कोई स्वर, बल्कि एक टुक टुक जैसे धातु की हल्की तरंगे हों। मेरे दिल की धड़कनें तेज हुईं। मैंने टॉर्च जलाई, पर कोई नहीं मिला। फिर एक चीख गूंजी, नाजुक, दर्द भरी, ज्यों किसी ने छुरी पेट में घोंप दी हो। और एक क्षण बाद सब चुप हो गया। दूसरे दिन मैंने खोजी किताबों में एक छोटी सी डायरी पाई, इंदिरा की अपनी, जिस पर लिखा था, मेरे सुरों को कभी समझा नहीं, बारामद की दीवारें तक मुझे अपमान कहती हैं। मैं मरकर भी यहां रहूं तब शायद मेरी तान सुनी जाए। उस पन्ने पर दाग लगे थे, शायद आंसू, शायद खून। रात को मुझे फिर संतूर सुनाई दिया, पर डीजमल, बहुत धीमे, और उसके बीच में मदद करो जैसी फुसफुसाहट। तीसरी रात मैंने हिम्मत दिखाकर उस बारामद पर मोमबत्तियां जलाई। संतूर बजाते हुए इंदिरा की आगे लिखी पंक्ति पढ़ी, मेरी आत्मा को आजाद करो या मेरी तान से सुनो पीड़ा। मगर जैसे ही अंतिम शब्द खत्म हुआ, मालूम हुआ संतूर टूटा और मोमबत्तियां झपकी झपकी बुझने लगी। और फिर वह चीख, इस बार इतनी तेज कि दीवार का कांच चकनाचूर हो गया। मुझे लगा खुद की आत्मा झकझक कर निकल रही हो। चौथी सुबह मैंने डायरी के पन्नों को इकट्ठा कर दिया और वहां 3 मोती बिखरे दिखे। इंदिरा की चमकीली आंखें जो उसने मौत से पहले साथ रखी थी। मैंने मोतियों को नदी में बहाया और दुआ कही, अब तू स्वतंत्र हो बेगम जी। न कोई चीख, न कोई संतूर। वह रात चुपचाप गुजरी, न संतूर, न चीख, बस बर्फीली हवाओं की कोमल सरसराहट। मैं वापस लौट आया, पर गांव वाले कहते हैं, जब बर्फ की चादर सबसे मोटी होती है और तन्हा कोई शख्स मंदिर के कोने में इकट्ठा होता है, तब फिर वो हवा में बांसुरी नहीं, संतूर की तान सुनाई देती है और बीच में इंदिरा की वो चीख। और कहते हैं,
जो इंदिरा की तान में अपनी धुन खो दे वो फिर कभी जिंदा नहीं लौटता।